जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज हम लोग सामान्य ज्ञान से 40 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट को कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और साथियों, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए कोई अच्छा सा बेस्ट बुक लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। साथियों, इस बुक में आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ में 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लिंक इस बुक का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस बुक को परचेज करके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। इसमें से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत जो है वो 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सत्रिया। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सत्रिया जो है कहाँ का नृत्य है? तो सत्रिया जो है असम का नृत्य है। कहाँ का है? असम का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का। अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महाभियोग के रूप में जाना जाता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत में लगता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है? तो आर्टिकल 61 के तहत में। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में स्टार्ट किया था और 1956 तक चला था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराड डॉमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? साथियों, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसको भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बेस्तु वरस, ये एक गुजराती नव वर्ष फेस्टिवल है, बेस्तु वरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किस यूनानी शासकों ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मेगास्थनीज की बात करें तो इनकी रचना है इंडिका। पूछा जाता है इंडिका किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे देखते हैं, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शीतल पेपर टैक्स, बार बार खाद्य की कमी, खाद्य में मिलावट, जमाखोरी और काला बाजार, ये तो है, ये भी है, और बार बार खाद्य की कमी ये भी है उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों में से। लेकिन शीतल पेपर टैक्स ये नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने
कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? तो साथियों, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति जो है ये 2009 में, ठीक है, 2009 में तैयार किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, 2009 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। बताइए किसका संबंध है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है खाद्य विकृति। खाद्य विकृति का संबंध है खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 9। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं बिहार एसएससी क्लास में। तो साथियों, पहला स्तनपायी क्लोन जो कि भेड़ का था उसका नाम है डॉली। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है डॉली। अगला क्वेश्चन, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। अंगूर की खेती को। सब्जी की खेती क्या कहलाता है? तो सब्जी की खेती जो है ओलेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है। फल की खेती क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। और फूल की खेती क्या कहलाता है? तो फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। मछली उत्पादन क्या कहलाता है? तो मछली पालन जो है पीसीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? याद रखिएगा सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? इसका आंसर है कुंतासी। कुंतासी एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि कोल्डिवा, बुर्जहोम, मेहरगढ़ ये सभी नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आगे देखते हैं, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां डैश पुरातात्विक स्थल पर पाई गई। बताइए किस पुरातात्विक स्थल पर? आंसर है बुर्ज होम में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बुर्ज होम में। ठीक है। बुर्ज होम की खोज जो है 1935 में किया गया था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद डैश भजनों का एक संग्रह है। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 भजनों का संग्रह मिलता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। टोटल 4 वेद है, 6 वेदांग है, 108 उपनिषद है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो वस्त्रकार। ठीक है। वस्त्रकार ने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन 15। मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है? तो साथियों, मैग्मा के जमने और ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनती है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं, भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो जो कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? अंडमान द्वीप में। तो अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बताइए अंडमान द्वीप में कहाँ से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है? तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर से।
ठीक है। ये जो एक्टिव वोल्केनो है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ये अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और इसका नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, बताइए। सही जवाब है ग्रेनाइट। ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ना कि कायांतरित चट्टान का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या होगा। तो कौन सा संगठन है? तो ये है UNDRR। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। डी ऑप्शन आपका राइट है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। आगे देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, सही कर लीजिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? देखिए, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, तो इसमें जी का मतलब है ग्रुप। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ग्रुप। आगे देखिए, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो बाजरा का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये तो बता दिया गया है, नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापार पूछे, गुजरात में है, ठीक है। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे, महाराष्ट्र में है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये गुजरात में कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है बुलंदशहर में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बुलंदशहर। आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, बताइए। इसका सही जवाब है पाउंड स्टर्लिंग। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, पाउंड स्टर्लिंग। आगे देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है, बताइए। ग्रीन हाउस गैस क्या है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से आने वाली विकिरणें ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होने देती है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस का मतलब है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका होगा गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जलवाष्प आता है, मीथेन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या डैश है। तो ये है GSTIN। ठीक है, ये 15 अंकों का होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? तो साइबर सुरक्षित पहल जो है ये शुरू किया गया था 2018 में। आगे देखते हैं 27। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21 सितंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बताइए।
तो साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? बताइए, इसमें से कौन सा भारत में खाद्य का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 28 सितंबर 1993 को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है चरक संहिता को। चरक संहिता चरक की रचना है, चरक की रचना है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो पंचायती राज के बारे में भाग 9 में बताया गया है। अनुसूची 11वीं अनुसूची और आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक में पंचायती राज का प्रावधान मिलता है। तो देखिए, आर्टिकल 243 यहाँ पर दिया हुआ है। और पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ था? तो 73वां संशोधन। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 मार्च को। SAC कोड में कितने अंक होते हैं? बताइए, SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो SAC कोड में 6 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 6 अंक। इसको याद कर लीजिए, 6 अंक होते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए। और देखिए, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो ये उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया था। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। उत्तर भारत के मंदिरों की जो वास्तुकला की शैली है उसको नागर शैली में रखा गया है और दक्षिण भारत के मंदिरों को द्रविड़ शैली में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? देखिए, चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा में लिखित है और किसने लिखा है? तो महर्षि चरक ने। और इनके अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। चरक संहिता पाठ के अनुसार बता रहे हैं 360। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबद जो है ये बीजापुर में है। कहाँ पर है? बीजापुर शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बी राइट आंसर करेंगे, उड़ीसा में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिलियां हैं? बताइए। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 24 तिलियां होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।